中を調べる。遺体だ。何があったんだ。जापान के समुंदर के किनारे हर महीने 3 से 4 ऐसी बोट्स मिलती है। इन बोट्स में ना कोई जिंदा इंसान होते हैं, बस बचे होते हैं इंसानी कंकाल। सवाल ये है, ये लोग कौन थे और इनके साथ ऐसा क्या हुआ। और सबसे डरावनी बात, कुछ बोट्स बिल्कुल ठीक कंडीशन में होती है। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले एक ऐसे हैरान कर देने वाले रहस्य की जिसने पूरी दुनिया को चौंका दिया। ये कहानी है जापान के समुद्री किनारों पर मिलने वाली उन डरावनी नावों की जिनमें खास तौर पर सिर्फ और सिर्फ कंकाल होते थे। नाव पर कोई जिंदा इंसान नहीं, न ही कोई आवाज, बस एक सन्नाटा और इंसानी कंकाल। ये नावें हर हफ्ते या हर महीने आती थी, जैसे कोई भूतिया काफिला हो। दोस्तों, ये सिलसिला 2013-14 के आसपास शुरू हुआ। जापान के उत्तर पश्चिमी तट पर अचानक एक के बाद एक घोस्ट बोट आने लगी। पहले तो लोगों ने इसे हल्के में लिया, लेकिन जब हर महीने 2 से 3 नावें बरामद होने लगी तो हड़कंप मच गया। अब सवाल ये था, आखिर ये नावें कहां से आ रही थी। जापानी कोस्ट गार्ड ने भी इस कंकाल भरी नावों को गंभीरता से लेना शुरू किया। आपको हैरानी होगी कि सिर्फ 2013 में 80 ऐसे बोट्स मिले थे, सिर्फ कंकाल से भरे हुए, और हर साल इनकी संख्या बढ़ती जा रही थी। इन नावों में सड़े गले शव या कंकाल पड़े होते थे। शुरू में जापानी अधिकारी हैरान थे, क्या ये समुद्री रहस्य है या ये कोई उत्तर कोरियाई जासूसों की साजिश थी। लेकिन जब नावों पर लिखे कोरियन अक्षर, कोरियन पीपल्स आर्मी के निशान और उत्तर कोरियाई झंडे मिले तो सबकी निगाहें उत्तर कोरिया की तरफ टिक गई। लेकिन एक सवाल था, आखिर उत्तर कोरिया के ये मछुआरे हजारों किलोमीटर दूर जापान के पानी में कैसे पहुंच रहे थे और पुरानी जर्जर नावों में इतनी जानलेवा यात्रा क्यों कर रहे थे। इसके पीछे भी छुपी थी मछुआरों की जानलेवा कहानी। लेकिन दोस्तों, जांच तब गहरी हो गई जब जापानी पुलिस ने नावों के किनारों पर लाल रंग से लिखे हुए अक्षरों और नंबरों को गौर से देखना शुरू किया। ये सिर्फ कोई लिखावट ही नहीं थी, ये एक छिपा हुआ कोड था। एक ऐसा कोड जिसे समझने के बाद जापान पुलिस के होश उड़ गए। दिसंबर 2019 में साडो द्वीप पर मिली एक नाव के किनारे पर कोरियन अल्फाबेट और कई नंबर लाल रंग से लिखे गए थे। ये नंबर बिल्कुल अलग थे, जैसे कोई गुप्त भाषा में लिखा गया हो। जापानी पुलिस और खुफिया एजेंसियां तुरंत सतर्क हो गई, क्योंकि ऐसे कोड और नंबर जासूसी के लिए इस्तेमाल होते हैं। वैसे तो उत्तर कोरिया दशकों से ऐसे नंबर स्टेशन का इस्तेमाल करते आया है, रेडियो पर रहस्यमय नंबर सुनाकर अपने जासूसों को आदेश देने का रहस्यमय तरीका। ये एक तरह का बुक सिफर होता है, जिसमें नंबर किसी किताब के किसी पन्ने की तरफ इशारा करते हैं। तो दोस्तों, अब सवाल उठता है, इन मछुआरों के नावों पर जासूसी कोड क्यों लिखे थे। क्या मछुआरे असल में सिविलियन थे या फिर सेना के गुप्त अभियान का हिस्सा था। जापानी पुलिस के पास अब 3 संभावनाएं थी। पहली, क्या ये सिर्फ बदकिस्मत मछुआरे थे। दूसरी, क्या ये उत्तर कोरिया से भागे हुए आम नागरिक थे। और तीसरी सबसे डरावनी बात, क्या ये जापानी धरती पर जासूसी करने आ रहे गुप्तचर थे। नवंबर 2015 में वाजिमा शहर के पास मिली एक नाव पर साफ लिखा था, कोरियन पीपल्स आर्मी, यानी उत्तर कोरियाई सेना। नाव पर उत्तर कोरिया का झंडा भी मिला था, लेकिन कोई भी जिंदा इंसान नहीं था, सिर्फ थे कंकाल। तो फिर ये सिपाही सेना की वर्दी में क्यों नहीं थे। क्यों मछली पकड़ने के लिए भेजे गए। क्या उत्तर कोरिया अपनी सेना को खाद्य उत्पादन के लिए मछुआरा बना रहा था, या फिर इसके पीछे थी कोई बड़ी साजिश। दोस्तों, जब जापानी खुफिया एजेंसियों ने गहराई से जांच की तो एक और चौंकाने वाला पहलू सामने आया। इन मछुआरों को एक खास प्रकार की मछलियों के कारण जान गंवानी पड़ी। जी हाँ, ये खास मछली है पैसिफिक फ्लाई स्क्विड। यह देखने में एक आमसी फिश है, पर इसकी कीमत जबरदस्त थी। इसकी कीमत ज्यादा होने के कारण मछुआरे ज्यादा संख्या में इसे पकड़ने लगे। 2003 के बाद से जापान और उत्तर कोरिया के समुद्र से इस स्क्विड की जनसंख्या 80 से 82% तक घट चुकी थी, और ये सब हुआ ओवर फिशिंग की वजह से। जनवरी 2014 उत्तर कोरिया के तत्कालीन सर्वोच्च नेता किम जोंग उन ने एक मेक फिशरीज बम्पर हार्वेस्ट अभियान शुरू किया। उस आदेश में ऐसा क्या था जो हजारों मछुआरों को अपनी जान गंवानी पड़ी। किम जोंग उन ने आदेश दिया था, सारे एडॉप्शन होम, स्कूलों, नर्सरी में रोज मछली पहुंचाओ, चाहे कुछ भी हो जाए। इस काम को अंजाम देने की जिम्मेदारी सीधा सेना को दी गई। कल्पना कीजिए, एक तरफ है सरकार का सख्त आदेश और दूसरी तरफ है मछुआरों की वो कमजोर पुरानी नाव, बिना जीपीएस और खत्म होता हुआ ईंधन। उत्तर कोरिया अपने पानी से अधिक मात्रा में फिशिंग करने लगा। जब वे अपनी पानी में अधिक मात्रा में फिशिंग करने लगे तो मछलियां खत्म होने लगी। जब मछलियां खत्म होने लगी तब इसके बाद शुरू हुआ असली खेल। इन मछलियों को पकड़ने के लिए मछुआरों को दूर समुद्र तक जाना पड़ रहा था, जिसके कारण वे समुद्र के बहुत दूर तक निकल जाते थे।
और उनके पास पर्याप्त मात्रा में साधन न होने के कारण वे उसी अपनी बोट में तड़प तड़प कर अपनी जान दे देते। जानकारों का कहना है कि सर्दियों के मौसम में जब समंदर में तूफान आते हैं तो ये मछुआरे अपना रास्ता भटक जाते हैं और वे तूफान की वजह से सीधे जापान पहुंच जाते हैं और तब तक उनमें से ज़्यादातर भूख, प्यास और ठंड से दम तोड़ चुके होते हैं और वे उसी जहाज में कंकाल का रूप ले लेते थे। दोस्तों, आपको यकीन नहीं होगा कि 2015 के अंत में महज 2 महीने में 20 से ज़्यादा शवों वाली 11 नावें मिल चुकी थी और कई शव तो कंकाल बन चुके थे। दोस्तों, असली सच तो यह है कि वे मछुआरे आतंकी या जासूस नहीं थे। ये सिर्फ गरीब मासूम इंसान थे जिन्हें अपने परिवार का पेट पालने के लिए जानलेवा समुद्र में जाना पड़ा। उत्तर कोरिया की तानाशाही के सामने उनके पास कोई रास्ता नहीं था। सरकार ने उनका मछली पकड़ने का कोटा बढ़ा दिया था, लेकिन उन्हें उस हिसाब से खाना और ईंधन नहीं दिया और फिर वे समंदर में खो गए। जापान इन अवशेषों का उचित सम्मान करता है। वे उनका डीएनए निकालते हैं, उनकी पहचान करने की कोशिश करते हैं और फिर उनका अंतिम संस्कार करते हैं। लेकिन उत्तर कोरिया से इन शवों को लेने के लिए कोई आगे नहीं आता। इन शवों का बिना पहचान किए ही अंतिम संस्कार किया जाता है। हर साल जापान इन भूतिया नावों को साफ करने, शवों को पहचानने और उनके अंतिम संस्कार में लाखों डॉलर खर्च करता है। दोस्तों, ये कहानी कितनी भी डरावनी क्यों न हो, इसके पीछे का दर्द और त्रासदी सच्ची है। ये भूतिया नावें हमें बताती है कि मानवीय त्रासदी कितनी बड़ी हो सकती है। ये मछुआरे अपने परिवार के लिए रोटी कमाने निकले थे, लेकिन एक अनदेखी ने उन्हें कंकाल बना दिया। जापानी तटों पर हर साल कुछ न कुछ नावें आती रहती है। शायद वो इस पहेली का कोई अंत नहीं है, बस एक दर्दनाक हकीकत है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट में जरूर बताइए कि आपको ये स्टोरी कैसी लगी। धन्यवाद।